सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं अपने तरफ आज आपके सामने रचना के आधार पर क्रिया के भेद लेकर आया हूं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? पूरे 5। चेक कर लीजिए आपके सामने रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 5। हमारा पहला जो भेद है वो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया के लिए ध्यान से आपको सीखना है जिसमें क्रिया एक शब्द यानी कि एक पद कोई हम शब्द कहते हैं, वह हमारी सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, रोहन आया, सीता ने पत्र लिखा। तो रोहन आया है, तो आया एक शब्द की क्रिया है और सीता ने पत्र लिखा, लिखा भी एक शब्द की क्रिया है। जब किसी वाक्य में एक शब्द की एक क्रिया होती है तब वह हमारी सामान्य क्रिया कहलाती है। दूसरी हमारी संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया को सीखने के लिए आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना होगा। संयुक्त क्रिया, उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, अर्थात मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों एक साथ मिल जाती है, यानी कि मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो हिंदी में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कहलाती है। और इन दोनों की मेल से बनती है हमारी संयुक्त क्रिया। ये आपके सामने लिखा हुआ है। उदाहरण जानते हैं, ध्यान के तौर पर समझेंगे। उदाहरण है कि माताजी खाना बना रही थी। माताजी खाना बना रही थी, अगर आपके सामने वाक्य में यहाँ से रही थी हटा दूं, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से रही थी हटा दूं तो केवल ये वाक्य बन जाएगा माताजी खाना बना। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम माताजी को ऑर्डर दे रहे हैं? ये वाक्य शुद्ध नहीं होगा, लेकिन क्रिया इसमें फिर भी है। क्रिया कौन सी थी? बना। क्रिया थी बना। बना थी हमारी मुख्य क्रिया, लेकिन यहाँ से हमारा वाक्य नहीं बनता है। रही थी हमारी सहायक क्रिया है और इसके जुड़ने से हमारा वाक्य पूरा होता है। तो मुख्य क्रिया के साथ अर्थात बना मुख्य क्रिया थी और रही थी हमारी सहायक क्रिया जुड़ गई, तब हमारी क्रिया कौन सी हुई? संयुक्त क्रिया। उसके बाद नाम धातु क्रिया, इसका तीसरा भेद है। जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ प्रत्यय के मेल से बनाई जाती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, शर्म प्लस आना, शर्म बना। शर्म हमारी भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा के बाद हमने आना प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारी क्रिया बन गई शर्मना। ऐसे ही अपना प्लस आना तो क्या हो गया? अपनाना, जबकि हमारा अपना क्या है? सर्वनाम। ऐसे 60 संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन हमने 60 के बाद आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? सठियाना। ये भी हमारी क्रिया बनती है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद प्रत्यय के मेल से बनाई जाने वाली क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। इसको आप ध्यान से समझना, इसमें आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि एक वाक्य में जब कई क्रिया आ जाती है तभी आपके सामने बहुत ज्यादा परेशानी होती है। समझते हैं, देखिए मैंने यहाँ से आता एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ से आता कि एक लाइन है, अर्थात ये एक पूरा वाक्य है। ये मैंने सपोज करो आपको सामने पूरा वाक्य लिखा है और इस वाक्य में लास्ट में हमारी होती है वो मुख्य क्रिया होती है। उस मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाती है, मुख्य क्रिया उससे पहले यदि कोई क्रिया पूरी हो जाती है तो वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात पूर्व यानी कि पहले, कालिक अर्थात समय में, काल का मतलब समय होता है, तो पूर्व अर्थात पहले समय में होने वाली क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे रवि ने भागकर बस पकड़ी। रवि ने भागकर बस पकड़ी का मतलब है बस पकड़ना उसकी मेन क्रिया थी। पकड़ने की जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये पकड़ी, ये हमारी मुख्य क्रिया थी, लेकिन उससे पहले उसने एक काम कर लिया। कौन सा काम कर लिया? रवि ने भागकर, अर्थात रवि यहाँ पहले वो भागा, उसके बाद उसने बस पकड़ी। तो बस पकड़ने से पहले वह क्रिया कर चुका था, अर्थात में भाग चुका था, पहले वह दौड़ा था। ये हमारी क्रिया हमारी कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए अब अंतिम क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। उस प्रेरणार्थक क्रिया को बहुत ध्यान से समझने से बहुत ज्यादा गलतियां होती है। सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, इनमें भी कुछ बच्चे ठीक कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलती ये है, तो इसमें समझना है ध्यान से। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों को प्रेरित करता है, अर्थात क्रिया करता है, यानी कि जो कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। हमारा जो कर्ता होता है वह खुद कोई कार्य नहीं करता, जबकि इसमें ऐसा लगता है कि कर्ता कार्य कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं करता, दूसरा करता है, अर्थात दूसरों को करने के लिए कर्ता जो है प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। जैसे
अब देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। पिताजी मोहन को सेब खिलाते हैं। अब आपको देखना है, ऐसा लग रहा है कि पिताजी कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब जो खाया जा रहा है वो मोहन के द्वारा खाया जा रहा है बात समझ में? देखिए आगे प्रणर्थक क्रिया। प्रणर्थक क्रिया में क्या है, यहाँ प्रणर्थक क्रिया के दो भेद मैंने आपके सामने दिए हैं। प्रणर्थक ये लिखा, लेकिन यहाँ प्रथम प्रणर्थक और द्वितीय प्रणर्थक, अर्थात प्रणर्थक के भी दो भेद हैं, जिसमें प्रथम प्रणर्थक में उदाहरण के तौर पर समझेंगे, सीता ने नेहा से कविता सुनी। अब सीता और नेहा यहाँ दो मेन हैं, लेकिन सीता ने नेहा से कविता सुनी, अर्थात सीता का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। कविता किसने सुनाई? नेहा ने। कविता किसने सुनाई? नेहा ने। और ये सीता हमारा क्या है? कर्ता। तो सीता हमारा कर्ता है, लेकिन कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा, कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात नेहा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब किसी वाक्य में दो मुख्य व्यक्ति हो, अर्थात दो के बारे में बात हो रही हो, तो हमारा क्या होगा? सबसे पहला प्रथम प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। द्वितीय प्रणर्थक क्रिया में क्या है? उदाहरण के तौर पर देखिए, सीता ने सोनू के द्वारा नेहा से कविता सुनी। वाक्य पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ सीता और नेहा दो थे। अब की बात सीता, सोनू और नेहा। जिस भी वाक्य में सीता ने सोनू के द्वारा, देखो सीता ने सोनू के द्वारा नेहा से कविता सुनी, कविता अब भी नेहा ने ही सुनाई है, लेकिन कर्ता ने कोई कार्य नहीं किया और न ही किसी के द्वारा कार्य हुआ है, कार्य किसी तीसरे के द्वारा हुआ है। जब किसी वाक्य में दो के बारे में बात होगी, जब दो के बारे में बात होगी तो प्रथम प्रणर्थक होगा, जब किसी तीन के बारे में बात होगी तो हमारा द्वितीय प्रणर्थक होगा। ये क्रिया के 5 मुख्य भेद थे। उम्मीद करता हूँ कि सबके समझ में आ गए होंगे। यदि किसी बच्चे को कोई भी परेशानी है तो मुझसे संपर्क करें। आज की कक्षा के लिए